बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से वही पुराने टॉपिक की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों ने चर्चा किया है वैद्युत आवेश की, और दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम। तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़े थे अध्यारोपण का सिद्धांत, और चौथी हेडिंग जो इससे पहले आपको बताया गया था बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता का अर्थ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नई हेडिंग हमको आपको पढ़ना है, हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकार के आवेश। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के और विपरीत चिन्ह के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चित्र के अनुसार आप समझ रहे होंगे कि देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के परिमाण समान। अगर ये Q है तो यहाँ भी Q है, अगर यहाँ 2Q होगा तो यहाँ भी 2Q होगा। तो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के, अर्थात इनके चिन्ह विपरीत हों, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मानते हैं कि इनके बीच जो अल्पतम दूरी है उसको हम 2L से प्रदर्शित करते थे। एक बार फिर से जो है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दूसरी हेडिंग जो आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देते तो इसमें बताया जाता है कि द्विध्रुव का कोई एक आवेश, द्विध्रुव का कोई एक आवेश और आवेशों के बीच जो अल्पतम दूरी होती है उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P का मान जो होगा वो Q × 2L। आपको पता है कि आवेशों के बीच अल्पतम दूरी 2L है, तो Q × 2L के मान के बराबर होता है। तो हम फार्मूला बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2QL। इसका मात्रक आपको पता है, Q का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। और इसका विमीय सूत्र जो होगा आपको पता है कि आवेश का विमीय सूत्र A और आवेश का विमीय सूत्र AT और लंबाई का विमीय सूत्र L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा ATL। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आगे आपको जो समझना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें आपको दो स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति जो है इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, एक्सियल पॉइंट। और अक्षीय स्थिति का एक दूसरा नाम है जिसको हम tan A भी कहते हैं, और इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। दूसरी स्थिति निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति या इसी को tan B कहते हैं, या अनुप्रस्थ स्थिति भी कही जाती है। तो दो स्थितियों में हमको वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। तो जो पहला पॉइंट है वो अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में tan A में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे
कि मान लिए कि हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लिए कि हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव का नाम मान लिए, द्विध्रुव का नाम मान लिए ए बी कोई द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर -q और +q आवेश स्थित है। और द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, और द्विध्रुव के आवेशों के बीच जो अल्पतम दूरी है वो 2l, आवेशों के बीच जो अल्पतम दूरी है वो 2l। द्विध्रुव का मध्य बिंदु मतलब ए बी का मध्य बिंदु जो है O मानते हैं, और बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु मान लिए, r दूरी पर कोई बिंदु मान लिए, बिंदु का नाम हमने मान लिया C। तो हमको बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम मानते हैं +q के कारण C पर जो तीव्रता होगी उसको E1 से प्रदर्शित करेंगे। आपको पता है कि धनावेश है, तो धनावेश में जो दिशा होती है वो अनंत की ओर होती है, और -q के कारण C पर जो तीव्रता होगी E2, इसको E2 से लिखेंगे। आपको पता है कि आवेश ऋण आवेश है तो जो दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है, आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो आपको पता है कि O जो है AB का मध्य बिंदु है, अर्थात ये लंबाई जो है OB का मान l होगा और OA का भी मान l होगा, 2l का आधा l + l। तो हम कह सकते हैं BC दूरी जो होगी, BC दूरी जो होगी ये होगी r - l, BC दूरी होगी r - l। और कह सकते हैं AC दूरी जो होगी, AC दूरी होगी r + l। तो फिर से एक बार समझिए, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। हेडिंग है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मानते हैं कि कोई एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव का नाम वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम AB है, जिस पर -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। मानते द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु C है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मानते +q के कारण C पर तीव्रता E1 है और -q के कारण C पर तीव्रता E2 है। तो यही चीज़ लिखना है हमको कि +q के कारण बिंदु C पर तीव्रता, तीव्रता का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, फार्मूला होता है E = 1/4πε0 × k Q/r²। इससे पहले आपको हेडिंग बताई गई है, ठीक वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। +q के कारण तीव्रता को E1 से लिखे हैं। हम ये भी लिखे हैं कि द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, तो E1 का मान होगा 1/4πε0 × k Q/, आप देख रहे हैं कि +q से C की दूरी क्या है, BC²। BC का मान क्या है, BC का मान है r - l, इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 × k Q/r - l का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, दिशा इसकी है B से C की ओर, B से C की ओर इसकी दिशा। ठीक इसी प्रकार -q के कारण बिंदु C पर तीव्रता, इसको लिखेंगे E2 = 1/4πε0 × k Q/, अब देख रहे हैं -q से C की दूरी क्या है, AC², और दिशा क्या है C से A की ओर, इसको कह सकते हो 1/4πε0 × k। आप देख रहे हैं AC का मान कितना, A से C की दूरी r + l का स्क्वायर, और कह सकते हैं इसकी दिशा जो है C से A की ओर है, C से A की ओर।
आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 की जब बात करेंगे तो समीकरण 1 और 2 में बहुत कुछ सिमिलर है, अंतर केवल हर में है। आपको पता है कि अगर दो भिन्ने हैं, सपोज दैट 1/2 है और दूसरी जो है 3/2 है, तो अगर दोनों के हर समान हैं, अगर दोनों के हर समान हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको पता है कि जिसे हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें जो है अंश समान मानते हैं और हर असमान होगा। सपोज दैट जिसे लिखा है 1/2 तो 3/2, तो 1/2 और 3/2 में जैसे आप भिन्न पहचानते हैं उसी प्रकार 3/2 आप बड़ा बता दिए, 1/2 छोटा बता दिए। क्यों बताए? क्योंकि जो है हर बराबर है और अंश जो है इसमें बड़ा छोटा है, तो 1 छोटा है 3 बड़ा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही चीज़ कहेंगे कि E1 और E2 में, E1 और E2 की बात जब करेंगे तो कहेंगे कि R माइनस L, अगर हम दो भिन्न लें, जैसे मान लीजिए 1/2 और 1/3 की बात करें, 1/2 और 1/3 की बात करें तो हमको पता है कि अंश अगर समान है और हर असमान है तो जो भिन्न जो है, जो जिस भिन्न में हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो छोटा का मतलब ये हुआ कि जैसे 1/2 1/3 है, तो 2 छोटा है तो 1/2 बड़ा हो गया, 1/3 छोटा हो गया। ठीक उसी प्रकार R माइनस L और R प्लस L, यही अंतर है इसमें, बाकी सब समान है। तो R माइनस L जो है छोटा होगा, R प्लस L बड़ा होगा। तो R माइनस L छोटा होगा इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से। हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर मान लीजिए E1 इज ग्रेटर देन E2 तो बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, बिंदु C पर परिणामी तीव्रता का मान होगा E बराबर E1 माइनस E2। अगर E2 बड़ा होता E1 से तो हम कहते हैं परिणामी तीव्रता जो होगी E2 माइनस E1 होगी। तो C पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कॉमन बन जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर और बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर और इंटू में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा दिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसी प्रकार माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL और A माइनस बी ए प्लस बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं E बराबर, ये परिणामी तीव्रता E निकाल रहे हैं, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4RL और डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और इसी को आप लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 2QL और इंटू R। और यहाँ पे एक हाइपोथेसिस मानते हैं, जैसे माना गया था कि द्विध्रुव अति सूक्ष्म है,
ये 2l दूरी अल्पतम मानते हैं तो माना जाएगा कि r का मान l से बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर का मान और अधिक बड़ा होगा l स्क्वायर से। तो r स्क्वायर की तुलना में हम l स्क्वायर नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब हुआ कि ये 0 हो जाएगा। जब आप l स्क्वायर 0 मानोगे तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर का स्क्वायर। r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r की घात 4, तो 1 r की घात 4 और ऊपर r, एक r कैंसिल हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं 2 × 2ql। 2ql का नाम आप सुने हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम सुने, इससे पहले आपको बताए थे। एक सूत्र होता है P = 2ql, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2p और बटे में 4πε0 × k और r³। एक नया फार्मूला आ गया। नया फार्मूला E = 1/4πε0 × k 2p/r³। 2p/r³। इसी फार्मूले को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक अक्षीय स्थिति में। आपको पता है 2 स्थिति हमको पढ़नी थी, अक्षीय स्थिति। अब इसमें अगर माध्यम निर्वात या वायु लेते हैं तो k = 1 भी फार्मूला में रख देते हैं। आपको पता है कि निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। अगर द्विध्रुव के मध्य माध्यम जो है निर्वात या वायु होगा तो फार्मूला आपका हो जाएगा E = 1/4πε0 2p/r³।